पूस की रात थी। ठंड ऐसी मानो हवा में कांच के बारीक टुकड़े घुले हों, जो सांस लेने पर सीधे छाती में उतर जाते थे। पूरा गांव कोहरे की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था। न चांद दिख रहा था, न तारे, बस सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में बीच बीच में सुनाई देती थी कुत्तों के रोने की आवाज और सूखी लकड़ियों के चटकने का शोर। गांव के आखिरी छोर पर, जहां खेत शुरू होते हैं, वहां रामदीन का छोटा सा घर था। घर क्या था? मिट्टी की दीवारों पर खड़ी एक पुरानी छत थी, जो हवा के हर झोंके के साथ कांप उठती थी। अंदर एक कोने में बुझी हुई आग की राख पड़ी थी। रामदीन अपनी खाट पर बैठा था। उसने एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था, लेकिन वह ठंड रोकने के लिए काफी नहीं था। पास ही उसकी पत्नी सावित्री जमीन पर बिछी चटाई पर लेटी थी। वह रह रहकर खांस रही थी। सावित्री, ओह सावित्री, नींद आई क्या? नींद किसे आती है जी, हड्डियों में ठंड घुस गई है। ऐसा लगता है जैसे खून ही जम गया हो। तुम क्यों उठकर बैठ गए? लेटे रहो, थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी। लेटने से विचार खाने को दौड़ते हैं सावित्री। कल की तारीख याद है ना? सेठ धर्मचंद का मुनीम कल सुबह ही आ धमकेगा। उसने कहा था, इस बार अगर ब्याज के पैसे नहीं मिले तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। खेत, वही तो एक सहारा है। अगर वो भी गया तो हम जिएंगे कैसे? और बिरजू, उसका क्या होगा? बेचारा दिन भर तुम्हारे साथ खट्टा है। अभी तो उसकी उम्र खेलने खाने की थी। किस्मत का खेल है सावित्री। मेरे दादा ने भी कर्ज चुकाया, मेरे बाप ने भी, और अब मैं भी वही कर रहा हूं। डर लगता है कि कहीं बिरजू के नसीब में भी यही गुलामी ना लिखी हो। तभी कोने से एक हलचल हुई। बिरजू, उनका 20 साल का बेटा, जाग गया था। वह शायद सो ही नहीं पाया था। उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई पुरानी बोरी हटाई और उठकर बैठ गया। मेरे नसीब की चिंता मत करो बापू, मैं गुलामी नहीं करूंगा और न ही वो सेठ हमारा खेत ले पाएगा। अरे, तू जाग रहा है बेटा? सो जा, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम पड़ा है। काम तो करना ही है बापू, पर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? घर में तो अनाज का एक दाना बेचने लायक नहीं बचा। फसल पाले ने मार दी, अब क्या बेचेंगे? मैंने सोचा है, वो जो खेत के किनारे वाला पुराना शीशम का पेड़ है ना, जो पिछले साल आंधी में आधा झुक गया था, उसे काटेंगे। उसकी लकड़ी मजबूत है। अगर कल दोपहर तक हमने उसे काट कर उसके लट्ठे तैयार कर दिए तो शहर जाने वाले किसी व्यापारी को बेच देंगे। मुनीम के मुंह पर ब्याज फेंकने भर का पैसा तो मिल ही जाएगा। इस कड़ाके की ठंड में? रामदीन, तुम्हारे घुटनों में दर्द है। और बिरजू, तेरे पास तो ठीक से पहनने को स्वेटर भी नहीं है। बाहर ओस गिर रही है, बीमार पड़ जाओगे तुम दोनों। माँ, बीमारी से लड़ सकते हैं, पर भूख और बेइज्जती से नहीं। बापू ठीक कह रहे हैं, वो पेड़ ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ सावित्री, अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अभी नहीं निकले तो कल तक लकड़ी नहीं सूखेगी और गीली लकड़ी का कोई दाम नहीं देगा। रामदीन उठा। उसने अपने गमछे को कसकर सिर पर बांधा ताकि कान ढके रहें। कोने में रखी कुल्हाड़ी उठाई। लोहे की वो कुल्हाड़ी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसे छूते ही रामदीन की उंगलियां सिहर उठीं। बिरजू ने भी एक कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई। दोनों बाप बेटे अंधेरे में ही घर से बाहर निकले। बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। घना कोहरा ऐसा था कि हाथ को हाथ न दिखे। पैरों के नीचे की घास पर जमी ओस बर्फ जैसी चुभ रही थी। वे खेतों के बीच बनी पगडंडी पर चल रहे थे। बापू, ठंड तो आज जैसे जान लेने पर तुली है। उंगलियां सीधी नहीं हो रही हैं। उंगलियों को भूल जा बेटा, बस कुल्हाड़ी की मूठ को कस के पकड़। जब शरीर में मेहनत की गर्मी आएगी तो ये ठंड अपने आप भाग जाएगी। बस तू रुकना मत। बापू, कभी कभी सोचता हूं, क्या भगवान को हमारी गरीबी नहीं दिखती? वो सेठ अपने पक्के मकान में रजाई में दुबका होगा और हम यहां। भगवान को सब दिखता है बिरजू, पर वो परीक्षा भी उसी की लेता है जिसमें सहने की ताकत हो। हम मजदूर है बेटा, हमारा पसीना ही हमारी पूजा है। देख, हम खेत के पास आ गए। वे उस विशाल शीशम के पेड़ के पास पहुंचे। कोहरे में वह पेड़ किसी भूत जैसा खड़ा था। उसकी शाखाएं सूखी थीं और तना मोटा था। रामदीन ने पेड़ के तने पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त से माफी मांग रहा था। माफ करना भाई, आज तेरी जरूरत है। मेरे परिवार की इज्जत तेरे ही हाथ में है। बापू,
एक तरफ से मैं पेड़ काटता हूँ और दूसरी तरफ से आप पेड़ काटो। संभल कर काटना बेटा, छाल गीली है, फिसलन बहुत होगी। सन्नाटे को चीरती हुई कुल्हाड़ी की पहली आवाज गूंजी, ठक, फिर दूसरी, ठक। जंगल के उस सन्नाटे में सिर्फ दो ही आवाजें थीं, कुल्हाड़ी के चलने की और उन दोनों की भारी होती सांसों की। रामदीन नीचे पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मार रहा था। हर चोट के साथ उसके मुंह से भाप का एक गुबार निकलता। घंटों बीत गए, अंधेरा थोड़ा छटने लगा था, लेकिन सूरज अब भी कोहरे के पीछे छिपा था। रामदीन हांफने लगा था। वो रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बापू, आप रुक क्यों गए? थक गए क्या? आप बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं काटता हूं। नहीं नहीं बेटा, बस जरा सांस ले रहा था। ये बुढ़ापा भी ना, शरीर साथ नहीं देता, पर मन मानता नहीं। बापू, मुझे मुनीम की चिंता हो रही है। वो बहुत बदजुबान आदमी है। पिछली बार जब आया था तो उसने माँ को। उस बात को याद मत कर बिरजू। क्रोध से लकड़ी नहीं कटती, सिर्फ खून जलता है। हमें अपना काम पूरा करना है। उस मुनीम की जुबान बंद करने का एक ही तरीका है, पैसा। तभी पगडंडी की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आवाज। रामदीन और बिरजू दोनों चौंक गए। इतनी सुबह इस ठंड में कौन आएगा? कोहरे से एक आकृति उभरी। वो कोई और नहीं, गांव का दूसरा किसान काका हरिया था। वो भी अपने कंधे पर फावड़ा रखे कहीं जा रहा था। अरे रामदीन भाई, तुम और बिरजू इतनी सुबह सुबह लकड़ी काट रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ हरिया भाई, मुसीबत सर पर खड़ी है। सेठ का ब्याज देना है आज, नहीं दिया तो खेत चला जाएगा। बस इसी पेड़ का सहारा है। हे भगवान, ये सेठ तो खून चूसने पर तुला है। मेरे भी 2000 बाकी हैं उस पर भाई, इस ठंड में तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। देखो बिरजू के हाथ कैसे नीले पड़ रहे हैं। काका, हाथ नीले पड़े या काले, आज तो ये पेड़ गिरेगा। हमें बस ये डर है कि लकड़ी गीली ना निकले। नहीं बिरजू, ये शीशम अंदर से पत्थर जैसा सूखा है। चिंता मत कर, माल अच्छा निकलेगा। पर अकेले तुम दोनों से ये शाम तक नहीं कटेगा। तना बहुत मोटा है। कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई, और कोई चारा नहीं। रुको, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूं। मेरा खेत तो कल भी वही रहेगा, पर अगर आज तुम्हारा खेत चला गया तो भाई होने के नाते मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं हरिया भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम अपने काम पर जाओ। अरे हट पागल, जब मेरे घर में आग लगी थी तो तू ही सबसे पहले बाल्टी लेकर दौड़ा था ना। आज कर्ज चुकाने का मौका मेरा है। बिरजू, वो दूसरी कुल्हाड़ी है क्या? हाँ काका, वो रही पेड़ के नीचे। अब 2 नहीं 3 लोग काम पर लग गए। कुल्हाड़ी की आवाज तेज हो गई, ठक ठक ठक। हरिया की मदद से काम में रफ्तार आ गई। तीनों के पसीने से ठंड हार मानने लगी थी। दोपहर होते होते विशाल पेड़ जमीन पर आ गिरा। जमीन हिल गई। तीनों धूल और लकड़ी के बुरादे में सने हुए थे। वे वहीं कटे हुए तने पर बैठ गए, बुरी तरह हांफते हुए। गिर गया बापू, गिर गया। देखो कितनी लकड़ी है। हाँ बेटा, भगवान ने लाज रख ली। और हरिया भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा भाई? गांव में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो सेठ थोड़े ही आएगा मदद करने। तभी दूर से एक तीखी और कड़वी आवाज कानों में पड़ी। अरे ओ रामदीन, नवाबजादे, यहाँ पिकनिक मना रहे हो क्या? ये सेठ का मुनीम था। वो हाथ में छाता लिए अकड़ कर चल रहा था। रामदीन तुरंत खड़ा हो गया। बिरजू की मुट्ठियां कस गईं। मैंने सुना तू लकड़ी काट रहा है। मैंने सोचा था तू पैसे का इंतजाम करने गया होगा, पर तू तो यहाँ लकड़हारा बना बैठा है। ला, पैसे निकाल, या फिर खेत के कागज पर अंगूठा लगा। सेठ जी ने कहा है आज शाम तक का भी इंतजार नहीं करना। मुनीम जी, थोड़ा सब्र करो। देख रहे हो, लकड़ी काट ली है। बस इसके टुकड़े करके अभी गांव के आड़ती को बेचने जा रहे हैं। शाम तक आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। शाम तक? और अगर ये लकड़ी नहीं बिकी तो? अगर आरती ने मना कर दिया तो? सेठ जी को नकद चाहिए, ये लकड़ी के टुकड़े नहीं। मुझे अभी हिसाब चाहिए। मुनीम जी, जुबान संभाल कर बात करो। मेरे बापू ने कहा ना, शाम तक पैसे मिल जाएंगे। हम कहीं भागे नहीं जा रहे। और ये लकड़ी सोना है, सोना। कोई भी खरीद लेगा इसे। ओहो, जवान खून, तू मुझे सिखाएगा?
देख रामदीन, अपने छोकरे को समझा ले, वरना पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा, और खेत तो वैसे भी जाएगा। मुनीम जी, बात मत बढ़ाओ। रामदीन ने मेहनत की है, दिख नहीं रहा? पसीना बह रहा है उसका। और मैं गवाह हूं, ये लकड़ी आज ही बिकेगी। अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो मेरे घर से अपनी उधारी के साथ इसकी उधारी भी ले जाना। अब तो तसल्ली है। अच्छा, हरिया तू इसकी जमानत ले रहा है? ठीक है, सूरज ढलने तक का वक्त है। अगर पैसे लेकर हवेली नहीं पहुंचे तो कल सुबह खेत पर मेरा ताला होगा। मुनीम पैर पटकता हुआ वापस चला गया। रामदीन के पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। वो जमीन पर बैठ गया। अगर लकड़ी नहीं बिकी तो? अगर उसने दाम कम लगाए तो? बापू, आप डरते क्यों हो? मैं अभी जाता हूँ लखन काका के पास, जिनके यहाँ ईंट का भट्ठा चलता है। उन्हें सूखी लकड़ी की हमेशा जरूरत रहती है। मैं उन्हें यही बुला लाता हूँ, वो अच्छी कीमत देंगे। जा बिरजू, भाग कर जा। तब तक मैं और तेरा बापू इसके टुकड़े करते हैं। बिरजू कोहरे को चीरता हुआ खेतों के बीच से दौड़ा। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे। ठंड से पैर सुन्न थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसके दिमाग में बस बापू का झुका हुआ चेहरा और माँ की खांसी गूंज रही थी। इधर खेत में रामदीन और हरिया ने फिर से कुल्हाड़ी उठा ली। अब लड़ाई समय से थी। दिन ढलने में कुछ ही घंटे बचे थे। हरिया, पता नहीं था कि आज ये दिन भी देखना पड़ेगा। पेट की आग बुझाने के लिए बाप दादा की निशानी इस पेड़ को काटना पड़ा। पेड़ फिर उगाएंगे रामदीन, पर इज्जत एक बार गई तो नहीं आती। तूने सही किया। करीब 1 घंटे बाद बिरजू वापस आया। उसके साथ एक और आदमी था, ईंट भट्ठे का मालिक लखन। लखन एक समझदार और मेहनती आदमी था। उसने आकर लकड़ी के ढेर को देखा। शीशम है और अच्छी सूखी है। रामदीन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। इस मौसम में ऐसी लकड़ी मिलना मुश्किल है। मेरे भट्ठे की आग बुझ रही थी, गीली लकड़ी धुआं दे रही है। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। तो आप ले लेंगे लखन भाई? बिल्कुल लूंगा, और दाम भी पूरा दूंगा। बाजार में जो भाव है उससे 2 रुपए ज्यादा ही समझो, क्योंकि तुमने मेरी मुसीबत हल कर दी। बापू, सुन रहे हो? ये लो, अभी का बयाना रखो। मेरे आदमी अभी आते हैं और लकड़ी उठा ले जाएंगे। बाकी पैसा शाम को घर आकर ले जाना। गिन लो, ये सेठ के कर्ज से ज्यादा ही होंगे। रामदीन ने कांपते हाथों से नोट थामे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। ठंड अब उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसने नोटों को माथे से लगाया और फिर आसमान की ओर देखा। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। कहा था ना मैंने, सब ठीक हो जाएगा। दिन अब ढलने को था। कोहरा फिर से गहरा होने लगा था। रामदीन, बिरजू और हरिया वापस घर की ओर चले। रामदीन की चाल में अब थकान नहीं, एक विजय थी। वे घर पहुंचे। सावित्री दरवाजे पर ही बैठी थी, राह देख रही थी। दोनों को सही सलामत और रामदीन के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह समझ गई। बिक गई सब लकड़ी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान साफ साफ बता रही है। हाँ सावित्री, बिक गई। पेड़ ने हमारा कर्ज चुका दिया, और हमारे बेटे ने, इसने तो आज साबित कर दिया कि ये बच्चा नहीं रहा, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बन गया है। माँ, अब तुम खांसी की दवा ले आना, और बापू के लिए एक नया कंबल भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। तुम दोनों सलामत हो, सर पर छत है और खेत अपना है। मेरे लिए यही स्वर्ग है। आज की रात बहुत ठंडी है सावित्री, पर आज मुझे ठंड नहीं लग रही। आज दिल में बहुत सुकून है। उस रात रामदीन की झोपड़ी में फिर से सन्नाटा था, लेकिन वह डरावना नहीं था। वो शांति का सन्नाटा था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, कोहरा था, लेकिन अंदर अंदर एक परिवार के प्यार और संघर्ष की गर्माहट थी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी थी। लकड़ी कट चुकी थी, लेकिन उस पेड़ की जड़ें उनके रिश्तों की तरह अब भी जमीन में गहरी और मजबूत थीं।